एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का करियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं एडवोकेट दीक्षा पांडे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 डेज मास्टर प्लान का। अगर आप MHCT 3 ईयर LLB के लिए टारगेट कर रहे हैं और अगर अभी तक आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्रैश कोर्स करके या किसी भी तरीके से हम 20 दिनों में लीगल रीजनिंग को कंप्लीट कर ले तो हम कैसे करें, उसके लिए एक मास्टर प्लान मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है। और वो मास्टर प्लान जो है वो आपको समझने के लिए एंड तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो शुरू करेंगे बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रेगुलर जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अब बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। अब आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये जो 20 डे का स्ट्रैटेजी प्लान है वो किस एग्जाम के लिए है। तो सबसे पहले तो ये 3 ईयर LLB MHCT वाले बच्चों के लिए है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका स्टडी प्लान मैंने बनाया है वो 20 डेज के हिसाब से बनाया कि इन 20 दिनों को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स की बात करें तो देयर आर बेसिकली 7 सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स जो आपको यहाँ पे कवर करने हैं, ठीक है। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 20 डेज का जो स्टडी शेड्यूल है उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। ये एक ओवरव्यू है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो यहाँ पर मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पे पढ़ना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 दिन का टाइम एलोकेट किया है। 3 दिन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, जिनका एक ओवरव्यू आपको लेकर जाना है, वो भी आने वाले इस स्लाइड में मैं आपको बताने वाली हूँ। कंप्लीट बाइफर्केशन मैं आपको करके दूंगी, इसीलिए बोल रही हूँ कि लास्ट तक इस सेशन को, इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे करेंगे कंप्लीट, देन उसके बाद BNS जो 2023 में ऑलरेडी आ चुका था, 2024 1 जुलाई 2024 से इंप्लीमेंट भी हो चुका है, जो हमारा नया क्रिमिनल लॉ है, सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है, उसे हमें पढ़ना है। लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा फिर हमें करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं, तो उनके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फैमिली लॉ करना है और फैमिली लॉ एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। फैमिली लॉ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हिंदू मैरिज एक्ट आता है, मुस्लिम पर्सनल लॉज आते हैं, गार्जियनशिप अडॉप्शन एक्ट आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और उसमें भी क्या आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, एक एक चीज़ जो है मैं यहाँ पर आपको बना के मास्टर प्लान बना के दे रही हूँ। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना तो 20 दिन के अंदर अंदर आपका कंप्लीट लीगल रीजनिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं ना वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, ट्रस्ट मी। उसके बाद फिर हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए भी मैंने आपको 2 दिन का टाइम दिया है। देन लीगल फंडामेंटल्स एंड टर्म्स की बात करेंगे, लीगल मैगजिम्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स कौन कौन सी हैं वो आपको पढ़नी है। और यहाँ पे फिर आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट जो है वो तो साथ साथ में करते ही जाना है, हर 3 दिन में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अब चलो अब देखते हैं एक एक करके कि आपको हर एक टॉपिक के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम बाइफरकेट करना है और साथ ही साथ उनमें से कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आपको मिस आउट नहीं करनी जो पढ़नी है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। स्टार्टिंग विद द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफी बार बने हैं और आगे भी बनने के जो है चांसेस बहुत हाई हैं। सो प्रीएम्बल आपको बहुत अच्छे से देखना है। प्रीएम्बल के अंदर भी आपको ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनका मतलब पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसकी क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए कि कौन सा सबसे पहले आया है, दूसरे नंबर पे कौन सा वर्ड यूज किया, तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है, तो ये इसकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जो 4 ऑब्जेक्टिव्स भी दे रखे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मतलब प्रीएम्बल इन एंड आउट आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रीएम्बल जो है उसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। फिर फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, जो आर्टिकल 20 से 35 में दिए गए हैं, इन फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से हमें कवर करना है क्योंकि ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इंटायर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो आर्टिकल 12 से 35 तक बहुत सारे यहाँ पे आर्टिकल्स दे रखे हैं। इन आर्टिकल्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। इसके अंदर राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये सारे राइट्स आपके आ जाते हैं, इनको आपको कवर करना है। फिर DPSPs की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आर्टिकल 36 से 51 तक दिया गया है, इसको भी आपको एक बार पढ़ना है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में दे रखी हैं, उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमने इसे ऐड किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसे ऐड किया था, 11 फंडामेंटल टोटल हमारी ड्यूटी हैं और ये
फोर्सिएबल नहीं है बट बाइंडिंग नेचर की ये होती हैं। इन सभी के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो है वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। डीपीएसपी में भी आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट, और अगर इन दोनों के बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी पैदा हो जाती है तो हम कौन से चीज को, या मतलब फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी में से किसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और कौन प्रिवेल करेगा, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देन उसके बाद फिर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें, मतलब कि आपको पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में पता होना चाहिए, इनका बाइफर्केशन, कॉम्पोजिशन, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा आपके आर्टिकल 79 से 122 में दे रखा है, ठीक है। मतलब ये पूरा पार्लियामेंट आपका जो है ये 79 से 122 में दे रखा है, जिसमें राज्यसभा जो है 80 में आ जाता है, लोकसभा 81 में आ जाता है, और आपका जो पूरा लेजिस्लेशन प्रोसेस है कि लॉ बनता कैसे है, उस लेजिस्लेशन प्रोसेस को आपको समझना है। मनी बिल क्या होता है, आर्टिकल 110, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार जाकर आप देख लेना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं वो आपको पढ़नी है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होती है उसका प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 368 आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, ये 3 तरीके की मेजॉरिटी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अलॉन्ग विथ कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका 24th इंपॉर्टेंट है, 25th इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ पर 42nd, 44th, 52nd, 92, 86, ये सारे जो आपके अमेंडमेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इमरजेंसी प्रोविजन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीके की इमरजेंसी होती है, कौन लगाता है, कितने टाइम तक यहाँ पे लगती है वो इमरजेंसी, पार्लियामेंट्री अप्रूवल कितने टाइम में चाहिए होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी दे रखी है, 356 में प्रेसिडेंट रूल दे रखा है और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी दे रखी है। ये अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पूरा जो इमरजेंसी का प्रोविजन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किन ग्राउंड्स पर इमरजेंसीज लगाई जाती हैं ये सारी, और इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट मतलब कि जब इमरजेंसी लग जाएगी उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको रिमेंबर रखने, मतलब याद रखने हैं। ये मैंने एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बनाई है, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिए, जैसे कि आर्टिकल 13, 21, 14, 19, 51A, 32 एंड 226। इसके अलावा भी जैसे कि आर्टिकल 110, आर्टिकल 80, 81, यहाँ पे मैंने जितने आर्टिकल्स लिख रखे हैं वो भी याद करने। इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से वो भी आपको यहाँ पे याद करके जाने हैं, ठीक है। फिर अब सीधा आते हैं भारतीय न्याय संहिता पे। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने आपको एक जिस्ट बता दिया कि कौन कौन सी चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको कवर करनी है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की। ये एक क्रिमिनल लॉ है, सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है जो 2024 में ही कमेंस हुआ था 1 जुलाई को, ठीक है। तो अब हमें न्यू क्रिमिनल लॉ पढ़ना है क्योंकि आईपीसी अब रिपील हो चुका है। अब अगर हम बात करें कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बीएनएस का ओवरव्यू पता होना चाहिए, ठीक है, कि बीएनएस के अंदर क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ जो आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी होते हैं, बॉडी से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं, जैसे कि मर्डर है सेक्शन 101 में, कल्पेबल होमिसाइड है सेक्शन 100 में, ग्रीवियस हर्ट है सेक्शन 116 के अंदर, इनके बारे में आपको पता होने चाहिए, इनके एसेंशियल एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपको थेफ्ट पढ़ना है, रॉबरी पढ़ना है, डिकॉइटी, एक्सटॉर्शन पढ़ना है, ठीक है। सेक्सुअल ऑफेंसेस की अगर बात करें तो रेप प्रोविजंस में बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ में जो इनहैंस्ड पनिशमेंट दी गई है रेप के प्रोविजंस के अंदर वो भी आपको पता होनी चाहिए। और मैरिटल रेप जो एक्सेप्शन में आता है, आपके रेप की डेफिनेशन के एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन नंबर 2 में दे रखा है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये जो मैरिटल रेप का एक्सेप्शन है ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। लोग कहते हैं कि इसको एक्सेप्शन में नहीं आना चाहिए था, इसको रेप की डेफिनेशन में ही फॉलो करना चाहिए, बट स्टिल ये एक्सेप्शन है। तो क्या यहाँ पे लूप होल है जो यहाँ पर ये क्रिएट कर रहा है हमारे क्रिमिनल सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेना, मैरिटल रेप के बारे में। देन ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम्स क्या हैं, टेररिज्म से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देन फिर अगर हम बात करें यहाँ पर की चेंजेस की, मतलब आईपीसी में पहले कौन सी चीज़ नहीं हुआ करती थी जो अब बीएनएस में है, उनके बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से डिफरेंस से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि सेक्शन 511 टोटल सेक्शंस हुआ करते थे हमारे आईपीसी के अंदर, लेकिन इनको कम करके सेक्शन अब इतने कर दिए हैं, सेक्शन 550
358 कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद मर्डर का जो आपका सेक्शन था, सेक्शन 302, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसका जो चेंज्ड वर्जन है सेक्शन 101 वो आपको पता होना चाहिए, अल्टरनेटिव आपको पता होनी चाहिए। सेडिशन पहले एक ऑफेंस हुआ करता था सेक्शन 124A के अंदर, लेकिन अब उसको रिप्लेस कर दिया है और उसकी जगह सेक्शन 152 ऐड कर दिया गया। 152 में क्या दे रखा है वो आपको पता होना चाहिए। फिर पहले ना कोई टेररिज्म क्लॉज नहीं दिया गया था आईपीसी के अंदर, बट देन अब बीएनएस के अंदर टेररिज्म को भी यहाँ पे एड्रेस किया गया है, जो कि आपका सेक्शन 10111 के अंदर आ जाता है। पहले ऑर्गेनाइज क्राइम की बात नहीं की जाती थी आईपीसी में, बट अब ऑर्गेनाइज क्राइम जो है एक अलग से ऑफेंस बना दिया गया है सेक्शन 112 के अंदर। और कम्युनिटी सर्विसेज का जो पनिशमेंट है वो पहले आईपीसी के अंदर नहीं दी गई थी, अब ये कम्युनिटी सर्विस की जो पनिशमेंट है वो न्यूली इंट्रोड्यूस की गई है बीएनएस के अंदर, ठीक है। तो इनके बारे में आपको एक ओवरव्यू जो है पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ठीक है, बीएनएस हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आ जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक ओवरव्यू पता होना चाहिए और इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कौन से वैलिड इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, ये सब क्या है, ठीक है, इनके क्या एक्सेप्शंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर जो है आपके टॉपिक्स आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो अगर आपने ये वाला इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया तो लगभग 50% आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको ऑफर और एक्सेप्टेंस जो मैंने यहीं दे रखा था उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर और सब कैटेगरी क्या है, आपको कम्युनिकेशन रूल पता होना चाहिए कि पोस्टल रूल में कैसे ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है, इंस्टेंटेनियस रूल कैसे वर्क करता है, ठीक है, क्रॉस ऑफर क्या होता है, लैप्स ऑफ ऑफर कब होता है, कब ऑफर लैप्स हो जाता है, काउंटर ऑफर हम किसे कहते हैं, और अगर पोस्टल रूल में अगर हम बात करें तो एक्सेप्टेंस पोस्टल रूल में कब कंप्लीट मानी जाती है अगेंस्ट दी ऑफरर एंड अगेंस्ट दी ऑफरी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पोस्टल रूल और इंस्टेंटेनियस रूल इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना। उसके बाद कंसिडरेशन की बात करें तो 3 तरीके के कंसिडरेशन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये पता होना चाहिए। एडिक्वेसी वर्सेस सफिशिएंसी के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या कंसिडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या वो सफिशिएंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए कौन से मैंडेटरी प्रोविजन यहाँ पे बनाए गए हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्शन भी पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे, मतलब कौन से ऐसे एक्सेप्शन हैं जहाँ पर बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तो 3 एक्सेप्शंस भी यहाँ पर दे रखे हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि माइनर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वॉइड ab initio माना जाएगा। अनसाउंड माइंड के पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और वो पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में पढ़नी है। फिर फ्री कंसेंट की अगर बात करें तो फ्री कंसेंट होती क्या है और कब कब फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती, जिसके यहाँ पर 5 यहाँ पे ग्राउंड्स दे रखे हैं, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। इनको आपको पढ़ना है कि अगर इस के थ्रू अगर किसी की कंसेंट ली गई है कोअर्जन से या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस से या फिर फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से या मिस्टेक से, अगर कोई कंसेंट ली गई है, पार्टीज को एंटर करवाया गया कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं वो भी पता होना चाहिए। वॉइड और वॉइडेबल अग्रीमेंट्स के बीच का डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे वॉइड ab initio क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो वॉइड अग्रीमेंट्स है जैसे कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग, वेजरिंग अग्रीमेंट्स, ये क्यों होते हैं वॉइड अग्रीमेंट, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है, क्या टाइम एंड प्लेस का रूल है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जॉइंट प्रोमिसर कौन होते हैं, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड हम किसको बोलते हैं, ये सारे टर्म्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। ब्रीच एंड रेमेडीज की अगर बात करें तो एक्चुअल और एंटीसिपेटरी ब्रीच के बीच में क्या डिफरेंस है, डैमेजेस कितने तरीके के दिए जाते हैं, साथ ही साथ ऑर्डिनरी, स्पेशल, ये मैंने एग्जांपल लिखे डैमेजेस में, ऑर्डिनरी डैमेजेस होते हैं, स्पेशल होते हैं, एग्जाम्पलरी होते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है, इंजक्शन होता है, ये सारे तरीके के जो रेमेडीज हैं आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पूरी, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कवर करनी है। फिर बात करते हैं फैमिली लॉ की। फैमिली लॉ में अब आपको क्या क्या पढ़ना है,
सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी आपको सिर्फ इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले तो कंडीशन ऑफ मैरिज, मतलब 5 ग्राउंड्स दे रखे हैं, वो ग्राउंड्स जब कोई मीट कर लेगा तभी उसकी मैरिज वैलिड मानी जाएगी। तो वो 5 ग्राउंड्स आपको पता होने चाहिए जो सेक्शन 5 में दे रखा है। वॉइड मैरिज क्या होती है और कौन कौन सी मैरिज वॉइड होती हैं वो सेक्शन 11 में दे रखा है, वो आपको पता होना चाहिए। वॉइडेबल मैरिजेस कैसे होती हैं वो पता होनी चाहिए, सेक्शन 12 पढ़ना है। सेक्शन 13 पढ़ना है जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स की बात करता है, और यहाँ पर सेक्शन 13B जो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की बात करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जितने भी टॉपिक्स 1 2 3 4 5, मैंने 5 टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम हिंदू मैरिज एक्ट, ये आप पढ़ के जाना। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ की अगर हम बात करें तो इसमें ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैरिज क्या होता है, मतलब जो निकाह है, मैरिज को निकाह बोलते हैं मुस्लिम लॉ में। तो निकाह क्या होता है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके अंदर महर, इसेंशियल महर को हम डावर भी बोलते हैं, वो एक इसेंशियल एलिमेंट होता है, ठीक है। ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए एक निकाह के अंदर, तब वो वैलिड निकाह माना जाता है, ठीक है। उसके बाद तलाक कितने तरीके के होते हैं, और तलाक के जो आपके तलाक बिद्दत था वो अबॉलिश हो गया था, जिसको हम ट्रिपल तलाक कहते हैं, उसका केस जो शायरा बानो का केस है वो भी आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ तलाक में यहाँ पर ये जो तलाक उल सुन्नत, जिसको रिवोकेबल तलाक बोलते हैं, जो एक्सेप्टेड है यहाँ पर, और तलाक उल बिद्दत जो कि अब यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और क्रिमिनलाइज हो चुका है, अब ये अलाउड नहीं है, मतलब ट्रिपल तलाक अलाउड नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो जो आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, रूल ऑफ इनहेरिटेंस है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में कैसे वर्क करता है। जैसे कि कुरान के हिसाब से जो सन होता है उसको डबल शेयर मिलता है, डॉटर का डबल शेयर मिलता है प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस में, ठीक है। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो पता होने चाहिए। और प्रोहिबिटेड डिग्री इन मैरिज क्या होता है, मतलब कौन कौन से डिग्री पे आप शादी नहीं कर सकते हो, किन किन लोगों के साथ आप यहाँ पे निकाह नहीं कर सकते हो, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ के। फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करते हैं। सक्सेशन का यहाँ पर क्या मतलब होता है, एक तरीके से जो आपका इनहेरिटेंस है वो कैसे मिलता है, सक्सेशन के थ्रू ही मिलता है ना, तो आपको कैसे मिलेगा। तो अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए क्लास 1 एयर कौन कौन होते हैं, और हमेशा क्लास 1 एयर को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है। जब क्लास 1 एयर ना हो तब क्लास 2 एयर पर हम जाते हैं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे एयर्स पे चलता है। क्लास 1 एयर्स में कौन कौन आते हैं, विडो आती है, सन, डॉटर, ये सब आते हैं, इनको सबसे पहले शेयर मिलता है प्रॉपर्टी का, ठीक है। 2005 की जो अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद को पार्सनरी राइट्स आ गए थे डॉटर के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी राइट्स आ गए थे, उनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। इसका जो एक केस लॉ है फेमस वो आपको पढ़ना है। फिर इंटरस्टेट सक्सेशन रूल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इंटरस्टेट का मतलब होता है अगर कोई इंसान अपनी विल बनाए बिना ही मर जाए, विदाउट विल अगर वो मर जाता है तो उसको हम इंटरस्टेट सक्सेशन कहते हैं। और इंटरस्टेट सक्सेशन और इंटरस्टेट रूल्स कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में एक बेसिक आइडिया ले लेना। टेस्टामेंट्री सक्सेशन का मतलब होता है विल के थ्रू जब सक्सेशन पास ऑन किया जाता है तो उसे हम टेस्टामेंट्री सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना। मिताक्षरा और दया भागा स्कूल्स, 2 स्कूल हुआ करते थे, उन स्कूल के बीच का क्या डिफरेंस है, आइडियोलॉजिकल क्या डिफरेंस है वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट्स जो है वुमेन के पास, वो कौन कौन से प्रॉपर्टी राइट्स हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बनता है सबसे ज़्यादा, इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। तो वुमेन के क्या क्या प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर इंडियन डिवोर्स एक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया लेना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है। जैसे कि क्रिश्चियन डिवोर्स में जो यहाँ पर डिवोर्स किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, स्पेशल मैरिज एक्ट के सब कुछ नहीं, चीज़ें नहीं पढ़नी। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि इंटर रिलीजन मैरिज कैसे होती हैं और क्यों, मतलब किस तरीके से, किस प्रोसेस से करवाई जाती है। गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट यहाँ पर आता है, इसके अंदर भी सिर्फ आपको चाइल्ड कस्टडी वाला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में सिर्फ आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पढ़ने हैं जो कि वुमेन को प्रोटेक्शन देते हैं, उनके पास कौन कौन सी प्रोटेक्शन है डीवी एक्ट के अंदर। और मेंटेनेंस के अंदर ये जो आपका सेक्शन 125 सीआरपीसी हुआ करता था, जो अब आज की तारीख में सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस हो चुका है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये शाहबानो बेगम वाले जो जजमेंट है उससे भी रिलेटेड है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉन्ट्रोवर्शियल रहता है हमेशा और हॉट टॉपिक बना ही रहता है, तो आपको ये मेंटेनेंस के बारे में पढ़ना है, ओके। तो ये आपका पूरा का पूरा है फैमिली लॉ का टॉपिक। फिर हम आगे आ जाते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ऊपर। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर आपको
ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो नेग्लिजेंस क्या होता है, ठीक है। नेग्लिजेंस के अंदर ड्यूटी ऑफ केयर, अगर आप उसे ब्रीच कर दो और किसी को डैमेज कर दो तो नेग्लिजेंस लग जाता है। तो नेग्लिजेंस के इसेंशियल्स पता होने चाहिए। और ये जो केस लॉ है डोनेग्यू वर्सेस स्टीवेंसन का केस, ये आपको पढ़ना है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होती है, रेस इप्सा लोकेटर डॉक्ट्रीन क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और नेग्लिजेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर डेफेमेशन, डेफेमेशन में टाइप्स ऑफ डेफेमेशन होते हैं, जैसे लेबल और स्लैंडर होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफेंसेस कब कब डेफेमेशन में आपको मिलते हैं, ट्रूथ, फेयर कमेंट और या फिर प्रिविलेज वगैरह, ये सब आपके डिफेंस में आ जाते हैं डेफेमेशन के, इनको पढ़ लेना। न्यूसेंस के अंदर पब्लिक और प्राइवेट न्यूसेंस में क्या डिफरेंस होता है, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस क्या है, ठीक है। टेस्ट ऑफ रीजनेबल यूजर क्या होता है, रेलेंट वर्सेस फ्लेचर का रूल एक बार पढ़ लेना, ठीक है। फिर स्ट्रिक्ट वर्सेस एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। रेलेंट वर्सेस फ्लेचर का केस है, प्लस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ठीक है। ये दोनों केसेस पढ़ लेना, प्लस इसके स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के जो इसेंशियल्स हैं वो याद कर लेना। उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रेसपास पर आते हैं। ट्रेसपास मतलब कि अनलॉफुल इंटरफेरेंस, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में करना, या फिर बॉडी में करना, या फिर किसी पर्टिकुलर गुड्स में करना। असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट जिसमें आ जाता है, ठीक है। ट्रेसपास टू पर्सन्स में ये 3 तरीके के ट्रेसपास आते हैं, असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इंप्रिजनमेंट, और ट्रेसपास टू लैंड और ट्रेसपास टू गुड्स, ये भी पढ़ना है आपको। वाइकेरियस लायबिलिटी के अंदर आपको पता होना चाहिए मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के बारे में, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट और पार्टनर्स और जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये क्या हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या वाइकेरियस लायबिलिटी लगती है या नहीं लगती है, ये आपको पढ़ना है। जनरल डिफेंसेस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जनरल डिफेंसेस में आपको ये सारे डिफेंसेस जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, जैसे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट। रेमेडीज़ की बात करें तो यहाँ पे कितनी तरीके की रेमेडीज़ जो हैं वो यहाँ पे दी जा सकती हैं। डैमेजेस जिसको हम कहते हैं, रेमेडीज़ या डैमेजेस एक ही बात है। सो जनरल, स्पेशल, नॉमिनल, ठीक है, ये सारे जो डैमेजेस हैं ये आपको पढ़ने हैं। इंजंक्शन क्या होता है, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, ये आपको कवर करना है। फिर बात करते हैं अब लीगल फंडामेंटल्स और टर्म्स की, ठीक है। तो यहाँ पर ना कुछ आपको मैंने यहाँ पर पूरी एक लिस्ट बनाकर दे दी है। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट अगेन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बना रही हूँ, आपको मैं यहाँ पे पूरी चीज़ें पढ़ा नहीं रही हूँ। तो ये मैंने एक टॉपिक की लिस्ट बना दी है कि ये वाले तो आपको पता होने ही चाहिए वर्ड्स, ठीक है। ये लीगल टर्म्स हैं जो आपको एनी हाउ पता होने चाहिए, जैसे कि जुरिस्डिक्शन क्या होता है, सब जुडिस क्या होता है, रेस जुडिकाटा क्या होता है, लोकस स्टैंडी क्या है, प्राइमा फेसी, इंजंक्शन, प्लेंटिफ और पेटिशनर किसको कहते हैं, डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट कौन होता है, एफिडेविट क्या है, बेल और परोल क्या है। ये जो बेल वाला जो आपका यहाँ पे टर्म है ना, ये आपके सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। ये बेल वाला टर्म सैम्पल पेपर में भी आया, प्लस पिछले साल के ये जो 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि बेल का मतलब क्या है, और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए थे, ठीक है। इसलिए आपके ये जो लीगल टर्म्स है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको ये सारे टर्म्स पढ़ने हैं। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल में क्या डिफरेंस है, बेलेबल, नॉन बेलेबल में क्या डिफरेंस है, एस्टॉपल किसको कहते हैं, रिट्स क्या है, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ उतना आपने पढ़ लिया। ये मैंने आपको एक जिस्ट दे रखा है कि आपको इसके बारे में क्या पढ़ना है। जैसे कि जुरिस्डिक्शन में कोर्ट्स की कितनी पावर होती हैं, कहाँ तक कोर्ट की पावर होती है और किस कोर्ट की कितनी पावर्स हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़नी है। हायरार्की आपको पढ़नी है, साथ ही साथ टेरिटोरियल, पेक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन किसको कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबजुडिस जो है वो क्या है, जो मैटर कोर्ट में पेंडिंग होते हैं उसको सबजुडिस कहते हैं। ये प्रिंसिपल CPC का है, थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, टर्म्स लिखे हुए हैं, इनके बारे में इन एंड आउट थोड़ा सा जानकारी लेकर जाइएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स की, ठीक है। अभी तक हमने टर्म्स की बात की, ये कुछ मैक्सिम्स हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ये यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो, ठीक है। मैं साइड हो गई हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार इनको जाकर पढ़ लेना। यहाँ पर मैंने लीगल मैक्सिम्स लिखा है, इसका मतलब मैंने मीनिंग्स भी और मतलब भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आ जाओ नेक्स्ट, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उनकी समरी है, मैंने 1 लाइन में समरी लिख दी है कि किस चीज़ से रिलेटेड है बेसिकली। तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, थोड़ा सा और
रिसर्च और डेवलपमेंट कर लेना, थोड़ा सा गूगल कर लेना, तो आपको एक पूरी जजमेंट की समरी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स है, जैसे कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मेनका गांधी केस, विशाखा केस, ओल्गा टेलिस केस, शायरा बानो केस, MC मेहता, AK गोपालन केस, नवतेज सिंह जौहर केस, ठीक है, KS पुट्टास्वामी, SR बोमई केस, ये सारे लैंडमार्क केसेस हैं। ठीक है, इनको तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना किसी भी हालत में। ओके, और फिर ये इंदिरा साहनी केस, ADM जबलपुर केस, मिनर्वा मिल्स केस, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन केस, अरुणा शानबाग केस, लिली थॉमस केस, फिर कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, और मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस, एंड ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, ये मैंने आपके एक सीरीज़ बना दी है लैंडमार्क जजमेंट्स की। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारे लैंडमार्क जजमेंट्स जो जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिख दिए हैं। अगेन ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट ये तो बेयर मिनिमम है, आपको ये तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, एंड देन फिर हम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि देखो, जब आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। देखो, अगर आप यहाँ पर आपने देखा होगा 2 डेज़ लिखा है, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको 2 दिन में कंप्लीट करनी है। आपको ये लीगल फंडामेंटल टर्म्स 2 दिन में सारी चीज़ें पढ़नी है। सिर्फ इतना ही नहीं है, एक स्लाइड का नहीं है ये, इससे और भी ज़्यादा पढ़ना है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिया है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए मैंने आपको 2 दिन दिए हैं, फैमिली लॉ के लिए 2 दिन है। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए 3 दिन है, 2 दिन है आपके BNS के लिए, 3 दिन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो ऐसे करके मैंने आपको यहाँ पर डेज भी डिवाइड करके दिए हैं कि आपको कितने दिन कितने क्या क्या सब्जेक्ट्स और कितना कितना टाइम आपको यहाँ पर देना है। फिर जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो अगर आपके पास टाइम है, रिवीजन उसको कर लो। ठीक है, और ये जो लास्ट डे 19 पर जो रिवीजन होगा ना, वो पूरे कोर्स का रिवीजन होगा एक साथ में। बाकी आपको जो साइक्लिक रिवीजन है वो करते जाना है, हर 3 दिन में, हर 4 दिन में आपको दोबारा से जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। ठीक है, वरना भूल जाओगे, आप पढ़ते जाओगे और आगे का भूलते जाओगे। तो रैपिड रिवीजन ये जो डे 19 पर आप करोगे ना, ये तो पूरे इंटायर कोर्स का करोगे, लेकिन साइक्लिक रिवीजन भी आपके चलते जाएंगे। और डे 20 के ऊपर आप मॉक टेस्ट अपना फाइनल दे सकते हो, और मॉक टेस्ट आप हर 2 दिन या 3 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, 2 घंटे का टाइम जो है आप निकालो, 120 मिनट ही आपको मिलते हैं, 120 क्वेश्चन ही आते हैं, 2 घंटे आप अलग से टाइम निकाल के रेगुलर मॉक टेस्ट भी आपको देना है। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा है तो हमें हसल तो अब करना पड़ेगा। ठीक है, हमें मॉक टेस्ट भी देने हैं, हमें रिवीजन भी करना है, साथ साथ में हमें पढ़ते भी जाना है। ओके, और यहाँ पे प्रो टिप जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ वो ये है कि आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने अपने एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा ईजी हैं, क्योंकि कई बार होता है हम डिफिकल्ट क्वेश्चन में अटक जाते हैं, हमारा टाइम निकल जाता है, और वो क्वेश्चन जो ईजी थे और हमसे डायरेक्टली बन रहे थे वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आते। तो सबसे पहले हमें टारगेट करने वो क्वेश्चंस जो सबसे ईजी हैं, जो हम एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, गैस वर्क जो है वो आपको रैंडमली नहीं करना। ठीक है, गैस वर्क मतलब एकदम ब्लाइंड गेसेस आपको नहीं करने हैं, एजुकेटेड गेसेस करने हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लीगल पैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे उनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है केयरफुली पढ़ना है, और कीवर्ड्स जो होते हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आउट, मतलब एक तरीके से ग्रास्प करना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं, जो पैसेज में भी दिए गए थे। ठीक है, और ऐसे ऑप्शंस को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जो लीगली साउंड हो, जिनकी लीगल लैंग्वेज काफ़ी अच्छी हो। ठीक है, हमें मॉरल और जो आपके एथिकल जितने भी ऑप्शंस होते हैं ना वो हमें टिक नहीं करने होते, लीगली साउंड ऑप्शंस हमें टिक करने होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और साथ ही साथ यहाँ पर ये एक कोट है जो बहुत ही इंस्पिरेशनल कोट है, दैट इज़ द मोर यू स्वेट इन प्रिपरेशन द लेस यू ब्लीड इन बैटल। तो जितना आप अभी तैयारी कर लोगे उतना ही बैटल फील्ड में, यानी कि जो आपका एग्जाम डे होगा उस दिन आपको कन्वीनियंस होगा। ठीक है, तो जितना आप यहाँ पे 20 दिन में अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे उतना ही आपको बेनिफिट जो है अपने एग्जाम में और अपने रिजल्ट में देखने को मिलेगा। और ये कुछ की चीज़ें हैं जो की पॉइंटर्स हैं, मैंने यहाँ पे अगेन आपके सुविधा के लिए लिख दिए कि आपको अगेन क्या करना है, पूरा ओवरव्यू दे दिया है। आप NCERT की बुक्स जो है रेफ़र कर सकते हो, जो आपकी लीगल स्टडीज़ की बुक है वो आप रेफ़र कर सकते हो। अदरवाइज़ आप रेफरेंस जितने भी मटेरियल हैं ऑनलाइन सोर्सेज वगैरह उनको रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, और बेरेक्ट्स को भी आप रेफ़र कर सकते हो। आपको जितने भी की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको डेली बेसिस पर जो है आपको अपने नोट्स के साथ साथ लिखते जाने हैं, और आपको हर 3 दिन में रिवीजन करना है, साइक्लिक रिवीजन। साथ ही साथ आपको PYQs को भी सॉल्व करके जाना है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछते हैं हर साल। और यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है वो आपको रेगुलरली लगाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी हैं डिटेल में। और
एक प्लानर जो है वो मैंने आपके लिए सेट करके आपको दे दिया है कि आपको हर दिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट्स को आपको यहाँ पे कवर करना है और उनके भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करना है। बहुत ही डिटेल में मैंने बताया ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे कि मतलब ये टॉपिक तो बता दिया लेकिन इसके अंदर के सब टॉपिक्स क्या हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, आपने बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन आएगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में से भी क्या आएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसीलिए ही एकदम डिटेल में क्लियर करके बताई हैं ताकि इन 20 दिनों में ना अब आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप डे 1 से ही प्रिपरेशन जो है अपनी 100% तरीके से तैयार जो है अपनी स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक और जो अपडेट आप सभी लोगों के लिए है वो ये है कि जो विमेंस डे है उसका एक स्पेशल ऑफर आप सभी लोगों को मिल रहा है। करियर्स अड्डा के जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर आपको अप टू 42% का फ्लैट ऑफ जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये एक नंबर दे रखा है, इस नंबर पे भी आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो 42% का डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए ये जो कोड है DP01, इस कोड को आपको यूज़ करना है, ठीक है। कैसे है वो मैं आपको एक बार फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। आपको जाना है करियर्स अड्डा की वेबसाइट पर या फिर अगर आपके पास ऐप है तो आप ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। करियर्स अड्डा आपको टाइप करना है, सर्च करना है, पहली वेबसाइट दिखेगी, इस वेबसाइट पे क्लिक करना, ऑल कोर्सेज में जाना, लॉ एंट्रेंस पर जाना और यहाँ पर आपको MHCT लॉ का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर व्यू ऑल करना और हमारा एक नया बैच जो है अभी हमने लॉन्च किया है फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और जितनी भी मैंने डिटेल में आपको यहाँ पर पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो बना के दी है उसको पढ़ना कैसे है वो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, आपको मैं गाइड करने वाली हूँ इस लक्ष्य 3.0 बैच के अंदर, ठीक है। तो लक्ष्य 3.0 बैच जो है वो आपका 9 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, 9 मार्च से ये स्टार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हो 4 महीने की वैलिडिटी के साथ है और आपके ये जितने भी स्पेशल फीचर्स हैं इस पूरे बैच के वो यहाँ पर दिए गए हैं, आप एक बार इसको जाकर गो थ्रू कर सकते हो। साथ ही साथ जिस ऑफर की मैं बात कर रही थी उसको अवेल करने के लिए आपको मोर ऑफर्स में जाना है, यहाँ पर एंटर कूपन कोड करना है जो मैंने आपको बताया था DP01, ठीक है। दिस इज द कोड, इसको आपको जो है अप्लाई करना है यहाँ पर और जैसे आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट 42% का देखने को मिल जाएगा। तो ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्राइस पर आप इनरोल कर सकते हो इस बैच को, ठीक है। साथ ही साथ जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन यहाँ दिया गया है। MHCT पर जाना है, ये रही MHCT की 3 ईयर LLB के लिए टेस्ट सीरीज और ये है 5 ईयर LLB के लिए टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो आप इन टेस्ट सीरीज को जाकर भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हो। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी रिलेटेड डाउट है इस वीडियो से तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरी एक मेल आईडी है जिस मेल आईडी पर भी आप मुझसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं। वो मेल आईडी है diksha.kumari@adda247.com, ठीक है। इस मेल आईडी पर भी आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और आपको जितनी भी परेशानियां जो अभी यहाँ तक आपको सता रही थी वो आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई होंगी, एटलीस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। बहुत डिटेल में वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको किसी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद ना बचे। होप वीडियो यूज़फुल रहा होगा और अगर यूज़फुल रहा हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गाइज बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।